सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टुडेज हिंदू एनालिसिस। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल को कवर करने की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम लोग इन एंड अराउंड 7 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो पहला आर्टिकल हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 6 से, जो रिलेवेंट है हमारे जीएस पेपर 2 के लिए। अब बेसिकली यहाँ पे एक डायलेमा की बात की गई है जो कि इंडिया पावर एम्बिशन से रिलेटेड है। तो समझते हैं इस आर्टिकल में क्या बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है किस तरह की ग्लोबल पावर इंडिया को बननी चाहिए। इसमें दो बातें की गई है। क्या इंडिया को इंटरनेशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, या फिर इंडिया में जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम है लाइक पॉवर्टी और इस तरह की चीजें, उन पर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ ऑथर ने कहा है कि ये काफी फॉल्स बाइनरी है। बाइनरी जैसे कि हमें पता है 1 और 0, आइदर दिस और दिस। तो हमें ये ऐसा चूज करने की जरूरत नहीं है, हमें इन दोनों डोमेन पे काम करने की जरूरत है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे इंडिया में अभी भी काफ़ी पॉवर्टी है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है। तो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन इंटरनेशनली भी हमें स्ट्रांग होने की काफ़ी ज़रूरत है। ऐसा क्यों, हम आगे के आर्टिकल्स में समझेंगे। इसके बाद इस आर्टिकल में समझाया गया है टाइप्स ऑफ पावर्स, किस तरह के पावर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं कोएर्सिव पावर, यानी कि जैसे कि कोई पावरफुल कंट्री सैंक्शन लगाती है, इस तरह के पावर को हम बोल सकते हैं कोएर्सिव पावर। एट्रैक्टिव पावर यानी कि अट्रैक्ट करने वाली पावर, फॉर एग्जांपल कुछ कल्चरल मदद कर दिया गया, कुछ फंड के द्वारा हेल्प कर दिया गया। कोऑपरेटिव पावर जैसे कि कोऑपरेशन से चल रहा है, और कॉम्पिटिटिव पावर जैसे कि कॉम्पिटिशन से जो आगे बढ़ रहा है। अब इसी पॉइंट्स को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। कोएर्सिव यानी कि यूज ऑफ फोर्सेस, अट्रैक्टिव को हम लोग बोल सकते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन या कल्चरल एक्सचेंज। अब इसके बाद हम लोग पावर को और दो टर्म में डिवाइड कर सकते हैं या फिर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे पहला है हार्ड पावर। हार्ड पावर यानी कि हम लोग अपने हार्ड पावर जैसे कि मिलिट्री, इकोनॉमिक पावर की मदद से दूसरे कंट्रीज पर इन्फ्लुएंस करवाएंगे। फॉर एग्जांपल यूएस ने रशिया पे सैंक्शन लगवाया, वो क्या कर रहा है, वो अपने इकोनॉमिक पावर का यूज कर रहा है। उसके बाद आता है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर में जैसे कि हम लोगों ने देखा कल्चरल एक्सचेंज, जैसे कि इंडिया भी अपने बुद्धिस्ट को काफ़ी एक्सटेंड करता है, और भी कई सारी चीज़ें जैसे कि वो सॉफ्ट पावर यूज़ कर रहा है अपना इन्फ्लुएंस वर्ल्ड वाइड बनाने के लिए। इसके बाद राइटर ने आर्ग्यू किया है कि इंडिया जिस भी तरह की पावर को यूज़ करेगा वो इंडिया के सिटीजन यानी कि 1.4 बिलियन सिटीजन को भी अफेक्ट करने वाला है। इसके बाद हम लोग इंडिया की कंडीशन समझते हैं। सबसे पहले कंडीशन समझते हैं 1991। ये वही टाइम है जहां हमारे इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, पॉवर्टी पीक पे थी, हम लोगों की बैंक ऑफ क्राइसिस भी हो गई थी। ये वही समय है जब हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया था। हम लोगों को आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा था फंड के लिए, क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुके थे। बट अभी की कंडीशन काफ़ी बदल गई है। 2023 में काफ़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म आ चुके हैं, पॉवर्टी उस समय के मुकाबले काफ़ी कम हो चुकी है, और हम लोग ग्लोबल पावर की तरह उभर रहे हैं काफ़ी तेज़ी से। और कुछ फैक्ट्स की बात करें तो 5th हम लोगों की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है इन टर्म ऑफ जीडीपी। हमारा ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो चुकी है। हमारी मिलिट्री भी काफ़ी पावरफुल है, और हम लोग न्यूक्लियर वेपन की मदद से आसपास की कंट्री को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना हम पर अटैक नहीं करता, क्योंकि उसे भी पता है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है। अब इसके बाद बात की गई है इंडिया के पाइवटल स्विंग पावर, यानी कि कई सारी कंट्रीज का ऐसा भी मानना है कि इंडिया अब एक मीडिएटर की तरह भी रोल कर सकती है। फॉर एग्जांपल रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रही है, तो इंडिया कैन मीडिएट बिटवीन द टू। अब हमारी ऐसी स्थिति आ गई है। तो जहां 1991 में हमारे खाने के लांदे पड़े हुए थे, अब हम लोग दूसरी कंट्री के बीच में मीडिएट करके उनके झगड़े सुलझा सकते हैं। और इसके बाद आखिर में बताया गया है कि इंडिया कैन बी ए मेजर पोल। जैसा कि हमें पता है कि कई सारे पोल्स यानी कि पावरफुल कंट्रीज हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि यूएसए को एक पोल बना सकते हैं। अगर पुराने जमाने की बात करते हैं, अभी की बात को छोड़ते हैं, तो पुराने समय में हमारे 2 पोलर थे या फिर बाई पोलर थे। एक साइड थे हमारे यूएसए, एक साइड था हमारा यूएसएसआर। बट यूएसएसआर के टूटने के बाद पूरी वर्ल्ड ऑलमोस्ट एक यूनिपोलर कंट्री बन गई थी, जो कि यूएसए डोमिनेटेड थी। बट अभी हमारी वर्ल्ड एक मल्टीपोलर स्टेट में है, क्योंकि कई सारी कंट्रीज उभर रही है, जैसे कि चाइना, रशिया, और इंडिया भी एक मेजर पोल की तरह उभर रहा है। तो अब हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल रिलेटेड देख ली। अब हम लोग आते हैं डोमेस्टिक पे। हमें इंटरनेशनल रिलेशन सुधारने हैं, हमें ग्लोबल पावर बनना है, हमें एक पोल की तरह उभरना है। बट हम अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम को छोड़ नहीं सकते। हमारे सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस में भी काफ़ी इशू चल रहा है। डोमेस्टिक चैलेंजेस को मतलब हम लोगों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है।
तो बस इसके बाद एम्ब्रेसिंग पावर के बारे में बताई गई है। इसमें बताया गया है हमें किसी एक साथ इंक्लाइन नहीं होना है, हमें दोनों को साथ लेकर चलना होगा और ये हमारे लिए नेसेसरी भी है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास एक डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल हमारी कंट्रीज में पॉवर्टी है, तो कोई भी फॉरेन मिनिस्टर अच्छे से इंटरनेशनल रिलेशन को सुधार नहीं सकते। हमें अपनी कंट्री के विद इन इन प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है, तभी हम इंटरनेशनल रिलेशन को सुधार सकते हैं। तो आखिर में यही बातें की गई है कि हमें एक बैलेंस अप्रोच लेके आगे बढ़ना है, तभी हमारी कंट्री डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली भी स्ट्रांग बनती जाएगी। हमें किसी एक तरफ इंक्लाइन नहीं होना है। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 8 से, और ये है बेसिकली ईडी से रिलेटेड। जैसा कि हमें पता है, ईडी हमारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। ये बेसिकली एक एजेंसी है जो कि इकोनॉमिक क्राइम इंडिया में जो हो रही है उनसे डील करती है। अगर सिंपल टर्म में समझे तो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे, अभी बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज और सारे के सारे घपले को यही सुलझाते हैं। अब आते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले अब ये आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। बट जब ये बनाई गई थी यानी कि 1956 में, ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर के अंडर था, जो कि डील करता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन से। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज में जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उन्हें ये डील करती थी ये बॉडी। बट इसे वापस से चेंज कर दिया गया। ये हमारी फेरा एक्ट थी। जब हमारी फेमा एक्ट आई, इसे उठाकर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर कर दिया गया और अब ये मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज, इन सभी तरह के कामों को देखती है। अब बात करते हैं कि ये न्यूज में आखिर है क्यों। इसमें बताया जाता है कि ईडी ने अरेस्ट कर लिया है तमिलनाडु के मिनिस्टर को, उसे कस्टडी में ले लिया गया है। तो वहां हमारे मद्रास हाई कोर्ट में अपील किया गया था कि ये तो बिल्कुल गलत बात है, उनके पास पुलिस जैसी अथॉरिटी तो है नहीं जो उसे कस्टडी में ले सकते हैं वो हमारे मिनिस्टर को। उन्होंने एक रेफरेंस भी दिया है उस कोर्ट में, जैसा कि विजय मदन लाल चौधरी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि ईडी ऑफिशियल कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है जो कि किसी को कस्टडी में ले सकते हैं। बट मद्रास कोर्ट ने ये बिल्कुल नकार दिया है और उनके इन पावर को अप्रूव किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि वो एक पुलिस ऑफिसर की तरह एक्ट कर सकते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी वो एक सर्टेन बेसिस पे कहा गया था कि वो एक पुलिस की तरह एक्ट नहीं कर सकते, बट ओवरऑल वो पुलिस की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 18 से, और ये है रिलेवेंट जीएस पेपर 3 से। अब बात करते हैं इस आर्टिकल की। सबसे पहले बात की गई है पेरिस एग्रीमेंट की। पेरिस एग्रीमेंट बेसिक एक क्लाइमेटिक एग्रीमेंट था जहां बहुत सारी कंट्रीज, ऑलमोस्ट 196 कंट्रीज ने ये साइन किया था कि वो क्लाइमेट को बचाने के लिए अपने सेल्फली डोमेस्टिकली कुछ ना कुछ वॉलेंटरी रिफॉर्म लाएंगे। सबसे पहले पेरिस एग्रीमेंट में टारगेट लिया गया था कि हमें इस डिकेड के खत्म होते होते, इस सेंचुरी के खत्म होते होते, यानी कि 2100 के खत्म होते होते सिर्फ 2 डिग्री क्लाइमेटिक चेंज को चेंज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि अगर उससे ज्यादा ये क्लाइमेटिक चेंज होता है तो वो इरिवर्सिबल होगा, उसे वापस लाया ठीक नहीं किया जा सकता। उनका ये भी टारगेट है कि 2 डिग्री इज द मैक्सिमम नंबर, हमें कोशिश करनी है कि क्लाइमेटिक चेंज 1.5 से ज्यादा नहीं हो। अब इस एग्रीमेंट को इंडिया ने भी साइन किया है। तो इंडिया ने वॉलेंटरीली, देखिए ऐसा था कि पेरिस एग्रीमेंट में कुछ फिक्स लॉ नहीं दिए गए थे कि आपको यही करना है। वो बोला गया था कि आप वॉलेंटरी अपने कंट्री के लिए डोमेस्टिक इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ कुछ एक्शन लो जिससे आपके क्लाइमेटिक को हेल्प मिले। तो इंडिया ने भी 3 टारगेट लिए थे। सबसे पहले इंडिया की टारगेट थी कि वो अपने कार्बन एमिशन को 33 से 35% बिलो कर देंगे, जो कि 2005 की लेवल थी, यानी कि 2005 की लेवल कुछ थी। अभी वो कोशिश करेंगे कि 33 से 35% कब कार्बन एमिशन हो। सेकेंडली बताया गया है कि 40% इलेक्ट्रिक पावर जो है वो कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड से आएगी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस से आएगी बाय 2030। और आखिर में इंडिया का टारगेट था कि वो कार्बन सिंक बनाने वाली है, यानी कि एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करेगी ताकि कार्बन ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो सके। और उसका टारगेट था ऑलमोस्ट 2.5 से 3 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट हाल ही इसे अपग्रेड किया गया है। अब इंडिया का कहना है कि अब 33 से 35% नहीं, ऐसा नहीं, अब वो कंप्लीट करेंगे 45% बाय 2030, जो लेवल था हमारा 2005 के लेवल से। सेकेंडली अब हम लोग 40% इलेक्ट्रिक पावर नहीं, 50% इलेक्ट्रिक पावर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस लाएंगे।
और आखिर में हम लोग एफॉरेस्टेशन को और भी बेहतर तरीके से प्रमोट करेंगे। तो ये तीनों को अपडेट किया गया है रिसेंटली, और इंडिया का ये कहना है कि हम लोग काफी लाइन पे चल रहे हैं कि हाँ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसे। अब बात करते हैं कि ऑथर ने इसमें कहा क्या है। सबसे पहले ऑथर का कहना है कि आखिर ये 2% की जो सेल्सियस की बातें की गई है ये किस बेसिस पे है। वो ये 2 डिग्री सेल्सियस की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसा कि हमें पता है कि अभी के टाइम में इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा हीट वेव देखी जा रही है, कई जगह फॉरेस्ट फायर देखे जा रहे हैं, तो किसने कहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के बाद ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। हो सकता है ये 2 डिग्री सेल्सियस एक वैलिड फिगर ही ना हो। तो आफ्टर दिस रिसर्च ये पाया गया कि ये टर्म एक इकोनॉमिक्स के द्वारा दिया गया था। तो ऑथर ये क्वेश्चन करते हैं कि इसकी साइंटिफिक वैलिडिटी क्या है। ये तो एक इकोनॉमिक्स के द्वारा दिया गया, ये एक बस एजम्पशन है कि 2 डिग्री अगर बढ़ गई तो वापस उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। हो सकता है ये उससे ज़्यादा हो सकता है उससे कम हो, इसकी साइंटिफिक वैलिडिटी तो कुछ नहीं है ना। तो इस तरह हम लोगों ने इसे भी कंप्लीट किया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 1 से, और ये है बेसिकली एनआईए से रिलेटेड। अब इस आर्टिकल में बेसिकली बात की गई है, एनआईए ने चार्जशीट फाइल किया है बीकेआई यानी कि बाबर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान टाइगर फोर्सेस के खिलाफ। अब ये बेसिकली ये दोनों एक ग्रुप ऑफ पीपल बता सकते हैं। हमें इंडिया में इसे एक टेररिस्ट ग्रुप कह सकते हैं जो कि खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करता है। 1980s में ये काफ़ी एक्टिव थे। हमें पता है पाकिस्तान के साइड से भी इन्हें काफ़ी सपोर्ट मिला था, बट उसके बाद इन्हें काफ़ी दबा दिया गया था। बट अभी वापस से इनकी मूवमेंट देखी गई है। यह भी बताया जाता है कि काफ़ी फंड्स इन्हें मिल रहे हैं जो कि अभी तक अननोन सोर्सेज से मिल रहे हैं। हमें डाउट है कि पाकिस्तान वापस से इन्हें सपोर्ट कर रहा है जैसे कि 1980s के दौरान भी किया गया था। तो बेसिकली इस आर्टिकल में इन दोनों टेरर ग्रुप के बारे में ही बताया गया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 4 से, जहां फार्मर के प्रोटेस्ट के बारे में बताई गई है जो कि चंबल कैनल के रिलेटेड है। अब फार्मर ने प्रोटेस्ट किया है कि चंबल कैनल की वाटर उन्हें नहीं मिल रहे हैं जिनकी वजह से उनको फार्मिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब चंबल कैनल इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये यमुना बेसिन पे सिचुएटेड है। यमुना जो खुद एक गंगा का ट्रिब्यूटरी है, तो ये फ्लो करता है हमारा मेनली राजस्थान और मध्य प्रदेश में। अगर कुछ जगह की बात कर लें तो बेसिकली लोकेशन है हमारी कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, सिरोही और उदयपुर। इस तरह के डिस्ट्रिक्ट में ये फ्लो करता है। अब चंबल कैनल इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट क्यों गई थी? बेसिकली इनका एजेंडा था कि सॉइल इरोजन को रोका जाए और अपने वाटर को अच्छी इफेक्टिवली यूज़ किया जाए। इसके लिए काफ़ी डैम्स बनाए गए, बट डैम्स की वजह से काफ़ी सारे फार्मर्स को पानी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बट अब उन्हें पानी की सप्लाई दे दी गई है, तो अभी एज सच कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। तो बस हमें चंबल कैनल इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा जानना था जो हम लोगों ने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 8 से, और यह है बेसिकली एक ड्रग के बारे में जो कि टीबी को क्योर करने में काफ़ी हेल्पफुल है। ड्रग का नाम है बेडाक्यूलिन। बेसिकली क्या है, टीबी हमें पता है एक काफ़ी इन्फेक्शियस डिजीज है जिसकी वजह से काफ़ी सारे डेथ्स होते हैं। बट टीबी जैसे कि हमें पता है इंडियन माइंडसेट, हम लोग काफ़ी सारे ड्रग्स बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए हुए कंज्यूम कर लेते हैं, जिसके वजह से टीबी और हमारे सेल म्यूटेट करते हैं, जिसके वजह से टीबी की फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिसिन बेसिकली काम करना बंद कर चुकी है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी इनएफेक्टिव हो गई है। हमारी वायरसेस या फिर टीबी की जो पैथोजन है वो इवॉल्व कर चुकी है उन ड्रग से। तो अब बताया जाता है एक न्यू ड्रग जो कि काफ़ी इफेक्टिव है टीबी को क्योर करने के लिए, वो है हमारी बेंडाक्यूलिन। अब बेसिकली ये एक पेटेंट ड्रग है। पेटेंट इसलिए क्योंकि बेसिकली क्या करती है कंपनीज, वो काफ़ी रिसर्च करती है किसी भी ड्रग के प्रोडक्शन में, इसीलिए वो कुछ टाइम के लिए उसे पेटेंट करवा लेती है और ताकि वो खुद ही उस ड्रग को प्रोड्यूस कर सके। बट पेटेंट ड्रग्स काफ़ी महंगे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड होना रहता है। अब इस ड्रग की पेटेंट खत्म हो रही है, तो इस कंपनी ने वापस से पेटेंट के लिए अप्लाई किया है। जनरली क्या करते हैं ये कंपनी अपने पेटेंट को एवरग्रीन करवाने के लिए कुछ माइनर चेंजेस कर देते हैं ड्रग में और वापस से पेटेंट के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो कई सारी कंट्रीज है जो कि टीबी और ये मतलब जहाँ टीबी के काफ़ी पेशेंट्स हैं, उन्होंने वापस से इन्हें पेटेंट दे दिया है इस ड्रग से रिलेटेड। बट इंडिया ने इस पेटेंट को रोक दिया है। तो अब ये ड्रग बहुत मतलब
नॉर्मल डोमेन में आ जाएगी, काफ़ी सारी कंपनीज इसे प्रोड्यूस कर सकती है, तो ऑफ कोर्स ये ड्रग के दाम काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरेंगे। ये अच्छा भी है क्योंकि लाइफ सेविंग ड्रग्स की कॉस्ट कम होने ही चाहिए, तभी तो हमारे मेडिकल एडवांसमेंट होगी। तो इस तरह इस आर्टिकल को भी एंड करने के बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले और आखिरी आर्टिकल के बारे में, जो कि है हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड, और ये है एक रैंसमवेयर के बारे में, जो कि अकीरा के नाम से प्रचलित है अभी। अब बेसिकली रैंसमवेयर होता क्या है? रैंसमवेयर एक रैंसम, जैसे कि हमें पता है रैंसम हिंदी वर्ड है फिरौती, तो हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम है। अब इस कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया जाता है फ्रॉम सम वायरस की मदद से इन्हें हैक कर लिया गया। अब यहाँ पे आपके पास एक नोटिस आ गया कि अगर आप सिस्टम को वापस से ओपन करना चाहते हो तो आप कुछ पेमेंट करो, रैंसम दो, तभी आपके सिस्टम वापस से ओपन होंगे। अब हमारे कंप्यूटर में आज सच कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा रहती नहीं है, बट अगर कोई बड़े गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन या इस तरह की बातें करे तो उनकी डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें इनसे काफ़ी खतरा है। अब इस रैंसमवेयर के बारे में बात की गई है, जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रैंसमवेयर जो है ये सिर्फ कंप्यूटर को लॉक नहीं करता, बल्कि ये उसकी डेटा को भी चुराता है। तो इसीलिए सर्ट इन ने इससे काफ़ी सावधानी बरतने के लिए कहा है, और ये विंडो और लिनक्स दोनों सिस्टम बेस्ड पे एप्लीकेबल, यानी कि दोनों को अफेक्ट कर सकता है। तो इस तरह इस आर्टिकल को भी हम लोग ख़त्म करते हैं। तो इस तरह आज के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आज की समरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट a thumbs up and subscribe to our channel. We will keep posting short Hindu analysis on the daily basis ताकि आपके टाइम वेस्ट ना हो